हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम में पिछले 25 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए जीके जीएस के 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आपके आगामी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रेलवे के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आखिरी तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मुझे आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार का आकार, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। ये तीनों सही होंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? इसका सही जवाब क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसकी एक विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह किसकी विशेषता होती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर क्या है? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण होता है वह क्या है? तो आय में असमानता, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? आय में असमानता। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं अपनी आय के अपेक्षा बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्सा की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी पूरी आय की। इसका सही जवाब क्या होगा? तो अमीरों की तुलना में गरीब जो लोग होते हैं वह बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से का। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। गरीब लोग अमीरों की तुलना में अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या होता है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ये तीन आपके मानव विकास सूचकांक के आधार होते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर मानव विकास सूचकांक के आधार हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्र की देन है? इसका सही जवाब क्या है? तो मानव विकास सूचकांक जो है यह अर्थशास्त्री महबूब उल हक की देन है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक अर्थशास्त्री की देन है। और ये जो महबूब उल हक हैं यह किस देश के अर्थशास्त्री हैं? तो पाकिस्तान के। इसे भी याद रखिएगा कि महबूब उल हक जो हैं पाकिस्तान देश के अर्थशास्त्री हैं, जिनकी देन मानव विकास सूचकांक है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है,
यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? इसका सही जवाब क्या है? तो कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, यानी लोकसभा को भंग कर सकता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और ऐसा किसकी सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को जनरली भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा करता है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला सत्र है वह आयोजित किया गया था कब? तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जो होता है यह आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक आर्टिकल कौन सा है? तो 108 है, अनुच्छेद 108 है संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है। कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार के कट्टर विरोधी थे? यानी वो पंचायती राज व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है यह आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, और 3 राज्य हैं। भारत के 3 राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला राज्य आपका नागालैंड है। नागालैंड है, यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। दूसरा राज्य कौन सा है? तो मेघालय है, यहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और तीसरा कौन सा है? तो मिजोरम राज्य है, यहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यानी कि याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, और 3 राज्य जहाँ पर नहीं है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था। 1957 में किया गया था।
बलवंत राय मेहता समिति का गठन, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन से, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? इसका सही जवाब क्या है? तो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कौन सी अनुसूची है जो पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 11वीं अनुसूची, जिसका संबंध किससे है? पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। यही सेम क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में 3 तारीख को पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में सेम क्वेश्चन से पूछा गया है, और ये इसके पहले भी पूछा गया है कई बार प्रश्न। ठीक है, तो कुछ जीके के ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राज्य सरकार। जिस भी स्टेट में पंचायत का चुनाव होने वाला होता है, वहाँ की सरकार डिसाइड करती है, निर्णय लेती है। वहाँ का राज्य चुनाव आयोग नहीं लेता है, कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पंचायत के चुनाव करवाने हेतु जो निर्णय होता है वह राज्य सरकार का होता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक अर्घ होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था कि 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10⁻7 अर्घ होता है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना जो कहलाता क्या है? तो हाइपरटेंशन कहलाता है। यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है। रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हाइपोटेशन कहलाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो हाइपोटेंशन, और ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को ईसीजी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। हृदय की गतिविधि को मापने के लिए वाला यंत्र क्या है? तो ईसीजी। और ईईजी का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क की गतिविधि, यानी ब्रेन की गतिविधि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ईईजी का और ईसीजी का हृदय की गतिविधि। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मनुष्य, पक्षी, मछली, बंदर। इसका राइट आंसर क्या है? तो वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का जो अनुपात था वह 4:2:1 था, यानी 4:2:1 था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा कि हड़प्पा कालीन जो समाज था यह 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है श्रीधरन को। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मेट्रो मैन के उपनाम से श्रीधरन को जाना जाता है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय रेल का जो स्लोगन है वह है राष्ट्र की जीवन रेखा। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का जो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है वह आपका हावड़ा, पश्चिम बंगाल का हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है, जहां पर डेली 10 लाख लोग क्या करते हैं? विजिट करते हैं। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे का अस्थाई शुभंकर क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारतीय रेलवे का जो अस्थाई शुभंकर है वह भोलू हाथी है। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे का
अस्थाई शुभंकर क्या है? तो भोलू हाथी है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल की खोज जो है यह निकोलस कोपरनिकस ने की थी। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सौरमंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है? आपके ऑप्शंस हैं फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप। इसका सही जवाब क्या होगा? तो एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है वह आपका डुरंड कप है। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप है। पारंपरिक नृत्य शैलियों में भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? पारंपरिक नृत्य शैली में भवाई और कालबेलिया जो हैं इसकी उत्पत्ति राजस्थान राज्य में हुई है। यानी सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, भवाई और कालबेलिया जो नृत्य शैली है राजस्थान से संबंधित है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी थे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो थे वह एमजी रनाडे थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रनाडे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक हैं यह सुभाष चंद्र बोस हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वह क्षोभ मंडल है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।